नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद शानदार और काम के एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मृदा यानी मिट्टियों की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे फैक्ट्स वाले सवाल तो आते ही हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मिट्टी बनती कैसे है, कृषि विभाग ने इसे कैसे बांटा है, और वो जो यूएसडीए वाला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ना, जो अक्सर कंफ्यूज करता है, उससे भी एकदम आसानी से समझेंगे। तो बस पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के संगठन या बनावट को समझेंगे, फिर सामान्य और राज्य सरकार के वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद हम यूएसडीए के वैज्ञानिक वर्गीकरण को डिकोड करेंगे, मृदा की समस्याओं पर बात करेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ पूरे टॉपिक का एक जबरदस्त क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। भाग 1, मृदा का अर्थ और उसका संगठन। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी, जिसे हम रोज अपने जूतों पर, रास्तों पर देखते हैं, वो असल में है क्या? ध्यान दीजिएगा, मिट्टी सिर्फ धूल के कण नहीं है। ये एक बेहद डायनामिक और जीवित इकोसिस्टम है। होता क्या है कि जब सैकड़ों हजारों सालों तक बड़ी बड़ी चट्टानों पर धूप, बारिश और हवा की मार पड़ती है तो वो धीरे धीरे टूटती हैं। इस प्रोसेस को हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। फिर इस चट्टान के चूर्ण में जब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश यानी कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, तब जाकर उस उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है जो हमारी पूरी कृषि का आधार है। चलिए अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक मुट्ठी आदर्श मिट्टी उठाई, तो उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा? उसमें लगभग 45% खनिज पदार्थ होंगे, 25% पानी होगा, 25% हवा होगी और सबसे काम की चीज करीब 3 से 5% कार्बनिक या जीवाश्म पदार्थ होगा। अब यही राजस्थान के मामले में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। हमारे पश्चिमी शुष्क इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ती है और हरियाली भी कम है। इसी वजह से वहां की मिट्टी में ये कार्बनिक पदार्थ आधा प्रतिशत से भी कम मिलता है और यही कारण है कि वहां की मिट्टी नेचुरली थोड़ी कम उपजाऊ होती है। बेसिक समझने के बाद अब हम अपने दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण। अगर हम रंग, गठन और उपजाऊपन के हिसाब से देखें तो राजस्थान की मिट्टी को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा जाता है। इसमें से कुछ सबसे प्रमुख आपके सामने हैं। सबसे पहले है रेतीली मृदा। सीधा सा लॉजिक है, रेतीली मिट्टी मतलब पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है और ये बाजरा, मोठ जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी है जलोढ़ या कछारी मृदा। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, तो जाहिर है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। ये आपको पूर्वी मैदानों यानी अलवर, भरतपुर, जयपुर में मिलेगी। तीसरी है काली मृदा या रेगूर मिट्टी। ये नमी को सोख कर रखने में चैंपियन है और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ कपास और सोयाबीन खूब होता है। फिर आती है लाल दोमट मृदा। इसका ये लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की वजह से होता है। दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिलने वाली ये मिट्टी मक्का की खेती के लिए वरदान है। अब देखिए, वो जो 8 प्रकार थे वो तो सामान्य बातें थी, लेकिन राज्य कृषि विभाग ने मिट्टी को बहुत ही स्पेसिफिक 14 प्रकारों में बांटा है। और यकीन मानिए, यहीं से एग्जामिनर सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनाता है। आपको बस कुछ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। जैसे ही आपको रेवेरिना या साइरोजम शब्द दिखे, आपको सीधे श्रीगंगानगर पर टिक करना है। उसी तरह अगर पूछा जाए जिप्सीफेरस मतलब वो मिट्टी जिसमें जिप्सम की मात्रा ज्यादा है, तो वो आपको बीकानेर में ही मिलेगी। नॉन कैल्सिक ब्राउन मिट्टी नागौर, अजमेर और सीकर वाली बेल्ट में पाई जाती है। इन नामों और जिलों के कॉम्बिनेशन को तो आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद कर लीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किसानों को खेतों में यूरिया के कट्टे भर भर के क्यों डालने पड़ते हैं? इसका एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। राजस्थान की लगभग 90% मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और जैविक कार्बन की भयंकर कमी होती है, इसलिए बाहर से खाद डालनी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, हमारी मिट्टी में पोटाश, तांबा और मैंगनीज काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा। जो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान हैं, वहां की मिट्टी में लोहे यानी आयरन की भारी कमी होती है। हम आगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको चीजें इस तरह से लॉजिकली समझना पसंद आ रहा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनर के हाई क्वालिटी माइंड मैप्स, पीडीएफ नोट्स और डेली क्विज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम डिकोड करेंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यूएसडीए का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये जो इंटरनेशनल साइंटिफिक स्केल है, इसने राजस्थान की मिट्टी को 5 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, बहुत आसान है। सबसे पहला है एंटीसोल। ये अरावली के पश्चिम में मिलती है और याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया इसी मिट्टी का है। दूसरी है एरिडीसोल। एरिड का मतलब ही सूखा होता है, तो ये एकदम ड्राई इलाकों में मिलेगी, जैसे जैसलमेर और बीकानेर।
तीसरी है अल्फीसोल। ये वही अपनी पुरानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का अंग्रेजी नाम है जो पूर्वी राजस्थान में मिलती है। चौथी इंसेप्टिसोल, जो अरावली के ढलानों और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और आखिरी है वर्टिसोल। ये हाड़ौती की वो काली मिट्टी है जिसमें क्ले बहुत होता है और जो नमी पाकर फूल जाती है। बस हो गए पांचों याद। हमने मिट्टी के प्रकार तो समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं भाग 4। इस मिट्टी को कौन कौन सी बीमारियां या समस्याएं घेर रही हैं और उनका इलाज क्या है। जब मिट्टी की वो ऊपरी सबसे उपजाऊ परत नष्ट होने लगती है तो उसे रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। हमारे राज्य में अपरदन यानी इरोजन 3 तरह से होता है। पहला, वायु अपरदन। गर्मियों में जब पश्चिमी राजस्थान में तेज आंधियां चलती हैं तो वो मिट्टी की टॉप लेयर को ही उड़ा ले जाती हैं। दूसरा है चादर अपरदन। अरावली के पहाड़ी इलाकों में जब भारी बारिश होती है तो पानी के साथ पूरी की पूरी ऊपरी चादर ही बह जाती है। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, अवनालिका अपरदन या गुल्ली इरोजन। चंबल नदी का बहाव इतना तेज होता है कि वो मिट्टी को काटकर गहरी गहरी खाइयां बना देता है। चंबल के बीहड़ों का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो इसी का रिजल्ट है। अपरदन के अलावा 2 और बड़ी समस्याएं हैं, लवणता और क्षारीयता। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। लवणता तब होती है जब बहुत ज्यादा सिंचाई की जाती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जमीन के अंदर का नमक ऊपर आकर एक सफेद परत बना लेता है जिसे रेह या कलर कहते हैं। ये समस्या गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ क्षारीयता तब होती है जब मिट्टी का पीएच लेवल 8.5 से ऊपर चला जाए। अब यहाँ सबसे काम का फैक्ट ये है कि अगर खेत की मिट्टी क्षारीय हो गई है तो उसका रामबाण इलाज है जिप्सम। ये सवाल अनगिनत बार पूछा जा चुका है कि क्षारीय मिट्टी सुधारने के लिए क्या डालते हैं। जवाब है जिप्सम। और एक बहुत ही गंभीर समस्या है सेम यानी वाटर लॉगिंग। होता क्या है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाले इलाकों में लगातार पानी रिसने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल एकदम ऊपर आ गया है। जमीन पूरी तरह दलदली हो गई है। हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव इस समस्या का सबसे बड़ा शिकार है। अब इसका इलाज क्या है? तो देखिए, नीदरलैंड्स की मदद से चल रहे इंडो डच कार्यक्रम के तहत इन इलाकों में सफेदा यानी यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ बहुत तेजी से जमीन का पानी सोखते हैं और इस सेम की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है भाग 5 की। जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और फिर पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। यूएसडीए क्लासिफिकेशन के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया कौन सी मिट्टी कवर करती है? याद करिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीसोल। भले ही एरिडिसोल रेगिस्तानी है, लेकिन एंटीसोल का फैलाव अरावली के पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा विस्तृत है। दूसरा सवाल देखते हैं। अवनलिका अपरदन या गुली एरोजन की समस्या इनमें से किस नदी बेसिन में सबसे भयंकर है? अभी कुछ ही देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी। जब भी गहरी खाइयों या बीहड़ों का नाम आए तो आपका दिमाग सीधे चंबल नदी की तरफ जाना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, चंबल बेसिन। चलिए आप फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट्स दिमाग में छप जाएं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी रेतीली मृदा का। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? पूर्वी जलोढ़ मृदा। रेवेरिना कहाँ मिलेगी? श्री गंगानगर में। जिप्सीफेरस कहाँ है? बीकानेर में। हड़ौती की काली कपास वाली मिट्टी का साइंटिफिक नाम क्या है? वर्टिसोल। और हाँ, मिट्टी के अपरदन को हम क्या कहते हैं? मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो बार बार घूम फिर कर पूछे जाते हैं। इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे गर्मी और सूखा बढ़ रहा है, तो क्या ये पश्चिमी एरिडिसोल मिट्टी धीरे धीरे आगे बढ़कर पूर्वी राजस्थान की उपजाऊ जमीनों को भी अपनी चपेट में ले लेगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की खेती और खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत